2004 का साल। अमेरिका अपनी पूरी शक्ति झोंक चुका था, लेकिन ओसामा बिन लादेन का कोई सुराग नहीं था। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से सिर्फ 4 दिन पहले पूरे देश के टीवी स्क्रीन्स पर एक वीडियो चल रही थी। ओसामा बिन लादेन जिंदा, तंदुरुस्त, मुस्कुराता हुआ, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर उसके लिए कुछ भी नहीं। सीआईए के वर्जीनिया हेडक्वार्टर्स में एक पूरी टीम 10 साल से उसे ढूंढ रही थी। हर लीड ठंडी पड़ चुकी थी, हर सुराग गायब हो जाता था, लेकिन अंधेरे के बीच एक फोन कॉल गूंजी, सिर्फ कुछ मिनटों की, पाकिस्तान की अनजान वादियों से। और उस एक कॉल ने वो कर दिखाया जो 10 साल की पूरी इंटेलिजेंस नहीं कर पाई। अगर आपको भी ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो द ड्रेड फाइल्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर रात एक नया गहरा राज आपका इंतजार करता है। अब ये लंबी और खतरनाक कहानी शुरू होती है 11 सितंबर 2001। उस दिन के बाद दुनिया के नक्शे और नीतियां सब बदल गए। अमेरिका ने प्रतिशोध की ज्वाला में अफगानिस्तान की धरती को हिला दिया। अल-कायदा के लड़ाकों को खदेड़ा गया और वो सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पूरब की ओर भागने लगे। टोरा बोरा की वो भयानक पहाड़ियां, यहां अल-कायदा ने अपना आखिरी मोर्चा बनाया था। सीआईए का पक्का मानना था कि ओसामा बिन लादेन इन्हीं अंधेरी गुफाओं में कहीं छुपा है। अमेरिकन आर्मी ने भीषण लड़ाई लड़ी, आसमान से आग के गोले बरस रहे थे, लेकिन जब जीत की घोषणा हुई और धूल शांत हुई, तो पता चला कि परिंदा उड़ चुका था। बिन लादेन भाग चुका था। सिर्फ 20 कैदी हाथ लगे, और सीआईए को उस वक्त रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उन 20 कैदियों में से एक शख्स 10 साल बाद ओसामा के मौत का दरवाजा खोलेगा। उस कैदी का नाम था मोहम्मद अल कहतानी। उसने दावा किया कि वो अफगानिस्तान में सिर्फ शिकार के लिए आया था। एक मामूली कहानी, लेकिन जब सीआईए ने उसके फिंगरप्रिंट सिस्टम में डाले, तो सिस्टम की स्क्रीन लाल हो गई। 9/11 से कुछ हफ्ते पहले ऑरलैंडो एयरपोर्ट पर एक शख्स ने अमेरिका में घुसने की नाकाम कोशिश की थी। उसके पास एक तरफा टिकट था और जेब में $4800 कैश। कस्टम ऑफिसर ने उसे वापस तो भेज दिया, पर वो नहीं जानते थे कि उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े सुराग को छुआ है। जांच में पता चला कि उसी दिन एयरपोर्ट के फोन बूथ से दुबई में अल कायदा के एक खास नंबर पर कॉल की गई थी, और पार्किंग में वही लावारिस गाड़ी खड़ी थी जो मोहम्मद अता ने रेंट पर ली थी। वही मोहम्मद अता जिसने फ्लाइट 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सीने में उतार दिया था। ये सब महज इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत बड़ी साजिश की पहली कड़ी थी। पूछताछ के दौरान अल कहतानी ने एक नाम लिया, अब्बू अहमद अल कुवैती। ये वो शख्स था जिसने उसे ट्रेनिंग दी थी। 2002 में जब अब्बू जुबैदा पकड़ा गया, तो उसने सीआईए को खालिद शेख मोहम्मद तक पहुंचाया। 9/11 का वो शैतानी दिमाग। लेकिन जब खालिद शेख मोहम्मद से अब्बू अहमद के बारे में पूछा गया, तो उसने बहुत सफाई से कहा, वो तो रिटायर हो चुका है, उसका अब कोई रोल नहीं है। 2005 में अब्बू फराज अल लिब्बी भी पकड़ा गया, उसने भी यही बात दोहराई। लेकिन सीआईए के विश्लेषकों ने कुछ अजीब नोट किया। जब भी इस कुरियर का नाम आता, अल कायदा के बड़े नेता उसे छोटा बताने की पूरी कोशिश करते, और जासूसी की दुनिया में ये एक बद्धा संकेत था, जो जितना ज्यादा छुपाया जाए, वो उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब सीआईए की पूरी ताकत सिर्फ एक साये को ढूंढने में लग गई। वो साया था अब्बू अहमद। 2007 का साल। सीआईए को आखिरकार अब्बू अहमद का असली नाम पता चला, इब्राहिम सईद अहमद, एक पाकिस्तानी शख्स जिसकी जड़ें कुवैत में थीं। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शिकार। मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान आने वाली लाखों फोन कॉल्स को दिन रात मॉनिटर किया जाने लगा। 3 साल बीत गए, सन्नाटा, कोई सुराग नहीं। और फिर जून 2010, एक ऐसी कॉल रिकॉर्ड हुई जिसने सबकी धड़कनें रोक दी। पाकिस्तान की धरती से एक आवाज गूंजी, अरबी और पश्तो में। दूसरी तरफ से किसी ने पूछा, तुम अब कहां हो? अब्बू अहमद का जवाब था, मैं उन्हीं लोगों के साथ हूं जिनके साथ पहले होता था। इस एक वाक्य ने सीआईए के दफ्तर में हलचल मचा दी। यह साफ इशारा था कि वो अब भी अपने आका के पास है। वो बहुत चालाक था, अपना फोन
सिर्फ पेशावर जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में जाकर ऑन करता था और फिर तुरंत बंद। लेकिन मौत उसका पीछा करना शुरू कर चुकी थी। अगस्त 2010, सीआईए के एक पाकिस्तानी एजेंट ने पेशावर में अब्बू अहमद की सफेद सुजुकी गाड़ी को पहचान लिया। घंटों तक उसका पीछा किया गया और अंत में वो गाड़ी एक कंपाउंड के सामने रुकी, एबट्टाबाद। जब विश्लेषकों ने उस घर को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। असामान्य रूप से ऊंची दीवारें, करीब 18 फीट, कोई खिड़की नहीं जो बाहर खुलती हो, ऊपर कांटेदार तार, और सबसे ज्यादा रहस्यमयी बात, उस पूरे घर में न तो कोई फोन था और न ही इंटरनेट। वहां का कचरा बाहर नहीं फेंका जाता था, बल्कि वहीं जला दिया जाता था। सैटेलाइट इमेजेस में एक लंबा शख्स अक्सर आंगन में टहलता हुआ दिखा। उसे द पेसर नाम दिया गया। उसकी ऊंचाई और चाल बिन लादेन से हूबहू मेल खाती थी। क्या वाकई दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के इतने करीब सालों से रह रहा था? शक अब यकीन में बदल रहा था। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हवा भारी थी। ये एक ऐसा फैसला था जो या तो इतिहास रच देता या फिर अमेरिका के लिए एक बड़ी आपदा बन जाता। राष्ट्रपति ओबामा के सामने दो विकल्प थे। या तो उस घर पर बम बरसा दिए जाएं, जिससे ओसामा का वजूद मिट जाता लेकिन सबूत भी नहीं बचते, या फिर एक बेहद खतरनाक और गोपनीय सर्जिकल स्ट्राइक। अंत में नेवी सील्स की टीम 6 को चुना गया। इस गुप्त मिशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। जलालाबाद के एयरफील्ड पर 2 स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर रात के अंधेरे में तैयार खड़े थे। ये ऐसी तकनीक थी जो पाकिस्तानी रडार को चकमा दे सकती थी। किसी को भी खबर नहीं थी, यहां तक कि पाकिस्तान को भी अंधेरे में रखा गया था। मौत अब एबटाबाद की ओर उड़ रही थी। 1 मई 2011, रात के 11 बज रहे थे। सन्नाटे को चीरते हुए 2 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए। जैसे ही वो एबटाबाद के उस घर के ऊपर पहुंचे, अचानक एक हेलीकॉप्टर का कंट्रोल बिगड़ गया। वो दीवार से टकराया और कंपाउंड के अंदर गिर गया। सन्नाटा चीख और धमाके में बदल गया, लेकिन नेवी सील्स के कदम नहीं डिगे। वो मलबे से बाहर निकले और बिजली की रफ्तार से घर के अंदर घुस गए। पहली मंजिल पर अब्बू अहमद मारा गया, दूसरी मंजिल पर उसका भाई। अब सील्स तीसरी मंजिल की उन संकरी सीढ़ियों पर थे, जहां दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य छुपा था। वॉशिंगटन में बैठे राष्ट्रपति ओबामा और उनकी टीम हर पल की लाइव फीड देख रहे थे। सांसें थमी हुई थीं। हर सेकंड एक सदी जैसा लग रहा था। जैसे ही सील्स ने तीसरी मंजिल का दरवाजा तोड़ा, ओसामा बिन लादेन उनके सामने खड़ा था। चंद पलों के भीतर रेडियो पर 3 शब्द गूंजे, जेरोनिमो जेरोनिमो जेरोनिमो। इसका मतलब था शिकार खत्म हो चुका है। ओसामा बिन लादेन मारा गया। 10 साल का लंबा और थका देने वाला सफर सिर्फ 40 मिनट में समाप्त हो गया। सील्स ने ओसामा की बॉडी ली और वहां से निकल गए। जाने से पहले उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को बम से उड़ा दिया, ताकि उसकी गोपनीय तकनीक किसी और के हाथ न लगे। 24 घंटे के भीतर अरब सागर के अथाह पानी में ओसामा के शव को इस्लामिक रीति रिवाजों के साथ विसर्जित कर दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा भगोड़ा अब इतिहास बन चुका था। इतिहास हमें यही सिखाता है कि सबसे बड़े राज अक्सर सबसे छोटी गलतियों से ही खुलते हैं। एक फोन कॉल और एक कुरियर की छोटी सी चूक ने एक साम्राज्य का अंत कर दिया। अगर आपको यह रोमांचक और रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, तो द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया, क्योंकि यहां हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है।